Good morning, everyone. ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। सबने होमवर्क किया है? श्योर? पक्का? ओके, तो हम कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं। जिनका रह गया है, जिन्होंने नहीं किया, वो आज कर लीजिए। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कहां तक पढ़ाई की है, कहां तक स्टडी किया हम लोगों ने? प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था बेटा? बेटा अपलोड हो गया होगा, हो गया शायद अपलोड। श्रावणी, शायद अपलोड हो गया है। ओके, मैं क्लास के बाद चेक कर लेता हूँ। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। तो आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी न्यूट्रल या फिर गैसियस एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बराबर है ना? ओके, देन हम लोगों ने देखा कि तुम्हारे पास, हम किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, मतलब आपके पास M प्लस बनेगा। फिर अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो आपके पास M2 प्लस बनेगा। अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो आपके पास M3 प्लस बनेगा, राइट? बराबर है। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तब आपका किसका जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन एनर्जी 1। IE1 फॉर व्हाट? फॉर M। M के लिए ये किसकी तरह काम करेगा? आयनाइजेशन एनर्जी 1 की तरह। M प्लस से M2 प्लस बनाएंगे तो यहां पर हमको फिर से ये जो इसके अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन, M के अंदर से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? IE2, राइट? देन आपके पास सेकेंड M2 प्लस से M3 प्लस का जब फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे, तब जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं व्हाट? आयनाइजेशन एनर्जी 3, IE3। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट IE1 को हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE2 आपका क्या होता है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड IE3 इज योर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। बराबर है? टेल मी, ये चीज सबको समझ में आई? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। ओके, गुड। देन हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एटम के अंदर जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, दैट इज IE1 से बड़ा कौन होता है? आपके पास IE2। उससे बड़ी कौन होती है? IE3। तुम्हारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन जो एनर्जीज होती हैं, वो क्या होती हैं? आपके पास ज्यादा होती हैं अपने प्रीवियस आयनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। हाँ, है ना? ओके, देन
हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब जो आयनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो एक कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। ओके, तो यहां तक आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था। बोलो, उसमें कोई डाउट है किसी को? यहां तक में हमने जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है, ओके, तो आज का फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे? आप खुद सोचिए, बताइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? टेल मी। ओके, कुछ बच्चों ने बताया साइज ऑफ द एटम। ओके, श्रावणी पाटिल ने बताया एटॉमिक रेडियस। ओके, वेदांत जी बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल सही बात है। जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, एक ही बात हो गई, बिल्कुल सही बात है। और कौन से फैक्टर्स हैं, सोच के बताइए। शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, गुड गुड। नंबर ऑफ सेल्स, बेटा नंबर ऑफ सेल्स तो आपका साइज के अंदर ही आ चुका है। देखिए, तो बेसिकली हमारे पास हाँ, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स, गुड गुड। पढ़ा था क्या? मैंने जो बताया वो चीज शायद लगता है नोट्स आप लोगों ने या फिर कहीं थ्योरी पढ़ ली है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, तभी इतना सब पता है। चलिए गुड। बेटा कई फैक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है? एटॉमिक साइज का। फर्स्ट जैसे कि हम बात करें, वो है आपके पास एटॉमिक साइज। देखो, एटॉमिक साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी कैसे अफेक्ट होगा? तो हम जानते हैं कि बेटा जब तुम्हारे पास एटम का साइज काफी बड़ा होता है, क्या जब एटम का साइज काफी बड़ा होता है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस के साथ वो क्या होता है? कम होता है। मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? कम लगेगी, राइट। तो जो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? एटॉमिक साइज। तो ये लिख लीजिए, व्हेन व्हेन साइज इज वेरी लार्ज, व्हेन साइज इज वेरी लार्ज, outermost outermost electron very less feels very less attraction या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस, thus thus it become thus it become easier to remove इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं
कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है आपके एटॉमिक साइज, या फिर हम बोलें साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितनी ज्यादा बड़ी एटॉमिक एटम की साइज होगी तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी उतना हमको जनरली कम देखने को मिलेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये हमारे पास पहला फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी फिर दूसरा फैक्टर की हम बात करें तो वो क्या है आपके पास, आप ही लोगों ने बताया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा न्यूक्लियस के साथ, बराबर है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, राइट। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करें सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है, सेकंड फैक्टर वो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए, तो जैसा मैंने अभी बताया कि ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर इज जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है आपका, जेड इफेक्टिव से है। तो ग्रेटर इज आपका जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन विल फील more attractive forces, will feel more attractive forces, right। उतने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस फील करेंगे तो thus it become difficult to remove इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। thus it become, ये सी है, ठीक है ना, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी आपके जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, समझा सबको ये पॉइंट, फैक्टर समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। बोलो, समझ आ रहा है सर, प्लीज रिपीट सेकंड। ओके बेटा, मैंने बोला देखो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, बराबर है। बोलो, क्या उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट होगा ना। उस एटम के अंदर से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमको, बराबर है कि नहीं, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा।
ओके उत्कर्षा, गॉट इट। ओंकार कापसे, बहुत लेट आए हो। बी ऑन टाइम इन क्लास, क्लास पर टाइम पे आया करो। क्योंकि मैं अब ये इतना वेट नहीं करेंगे कि सब लोग आए, तुरंत टाइम पर आया करो क्लास में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है, नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है थर्ड, वो कौन सा? शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या था? आपका सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है। बेटा शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा मतलब क्या है उसका, कि आपके पास जो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है, राइट। अगर ज्यादा रिपल्सन फील करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल से बेसिक पॉइंट है कि नहीं? शील्डिंग तुम्हारे पास इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि जो इनर ऑर्बिट्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारे रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, बराबर है। और ज्यादा ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे मतलब तुम्हारे पास वो इलेक्ट्रॉन तैयार है निकलने के लिए, बड़े आसानी से उसको हम बहुत ही कम एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? तो शील्डिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होना का मतलब क्या है? तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करेगा शील्डिंग इफेक्ट के साथ? कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा, राइट। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, उतना कम देखने को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ चलिए, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए। तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ electrons of inner orbit of inner orbit repel repel the electrons repel the electrons present in electrons present in outermost सेल या फिर ऑर्बिट, सेल या फिर ऑर्बिट, ठीक। ग्रेटर द रिपल्सन, greater the repulsion, easier will be to remove electrons। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या हो जाएगा तुम्हारा, आसान हो जाएगा, बराबर है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगी आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। बोल सकते हैं? इसको फटाफट नोट कर लीजिए। बहुत लेट आ रहे हैं लोग, दिस इज नॉट गुड, एक अच्छा साइन नहीं है। नोट किया सबने? तो हम लोगों ने तीन फैक्टर हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन से फैक्टर थे? बिल्कुल से बेसिक बेसिक फैक्टर हम लोगों ने देखे हैं कि जितनी ज्यादा साइज होगी, बराबर है, तुम्हारे पास एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कम अट्रैक्टिव फोर्सेस फील करेगा न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो पहला फैक्टर हमारे पास था साइज का। देन तुम्हारे पास सेकंड फैक्टर था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो
तुम्हारे पास क्या फर्क पड़ेगा उससे? जेड इफेक्टिव ज्यादा तो तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के साथ, है ना? ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के साथ, तो उसको रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बराबर है। देन तुम्हारे पास अगला जो फैक्टर था वो हमारे पास था शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट में इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, इसका मतलब कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपल्सन फील करवा रहे हैं। ज्यादा रिपल्सन फील होगा तो तुम्हारे पास उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। मतलब निकालना आसान है मतलब बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी? कम होगी। ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फैक्टर है वो है फोर्थ फैक्टर, वो है आपके पास कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, जिस सबसेल में प्रेजेंट है, वो किस टाइप से फील्ड है। मतलब वो हाफ फील्ड होंगे या फुल्ली फील्ड। अगर ऑर्बिटल्स हैं तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हम जानते हैं कि क्या होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बाकी के नॉर्मल जो तुम्हारे फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। राइट? पढ़ा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर कि हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। पढ़ी है क्या बेटा? हाँ, गुड। तो वही चीज यहां पर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस टाइप के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, हाफ फील्ड में या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल में। अगर उनके अंदर प्रेजेंट है तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बराबर है। तो अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है कि स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड हाफ फील्ड एंड fully filled orbitals and fully filled orbitals and fully filled orbitals कैसे? देखो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखो एटम हुज एटम हुज ऑर्बिटल्स आर एटम, वो एटम्स जिनके ऑर्बिटल्स जो है हाफ फील्ड होते हैं या फिर फुल्ली फील्ड होते हैं, उनके अंदर से वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी उनके लिए ज्यादा लगेगी। तो ये लिख लीजिए एटम हुज ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड आर हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब क्या कि जैसे P3 टाइप है ना, D में 5, जैसे F में 7, इस हिसाब से। हाफ फील्ड का मतलब जानते ही हैं आप लोग, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो। बराबर है कि नहीं? और फिर सॉरी P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D में 5 होते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक। एंड फुल्ली फील्ड एंड फुल्ली फुल्ली फील्ड जैसे कि एस में 2। अब बेटा एस के लिए जो है हम लोग हाफ फील्ड की बात नहीं करते हैं, एस सबसेल में हम हाफ फील्ड की बात नहीं करते हैं क्योंकि उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक। देन पी सबसेल पूरा का पूरा फील्ड मतलब P6, अगर इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे D10 हुआ, F14 हुआ, ठीक, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी देन अदर्स। ये बाकी से क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होते हैं देन अदर्स। ठीक। इसलिए तुमको ज्यादा एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होती है, देयरफॉर दे रिक्वायर व्हाट? दे रिक्वायर व्हाट?
more energy to remove इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनको क्या होती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब हो सकता है किसी बच्चे का ये डाउट आ जाए कि सर ओके आपने ये बताया, तो फिर फुल्ली फिल्ड और हाफ फील्ड में इनकी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? बताइए, सोच के बताइए, फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फुल्ली फील्ड एंड हाफ फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फुल्ली फील्ड, राइट? पता है ना आपको? बिल्कुल। तो अगर फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब तुम्हारे पास फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बाकी के कंपैरिजन में, होगी कि नहीं? तो देखो वही है कि आयनाइजेशन एनर्जी, ये लिख लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? फुल्ली फील्ड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स वो क्या होती है, ज्यादा होती है किससे? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके। तो जो चौथा फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर, आई होप सबको समझ में आया होगा। फोर्थ फैक्टर आपका क्या है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस हिसाब से, कैसे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फील्ड हैं, कि वो हाफ फील्ड हैं, फुल्ली फील्ड हैं, उसके हिसाब से। ओके। जैसे देखो मैं एग्जांपल दूं हाफ फील्ड का, जिनको नहीं पता, जैसे पी सबसेल होता है, पी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो 1 2 और ये 3, जब हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड। और जब हर एक ऑर्बिटल, जब पूरा सबसेल कंप्लीटली फिल हो जाता है उसको हम बोलते हैं फुल्ली फील्ड। ओके, चलिए चमका सबको? जल्दी से नोट करिए। गुड, नोट करिए जल्दी से। किसी को डाउट है अभी तक में? कुछ पूछना है तो बोलो। ओके, नोटेड, काफी बच्चों का नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास जो अगला फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर, पांचवा और लास्ट जो हमारे पास फैक्टर है, वो क्या है आपका? पेनिट्रेशन पावर। ओहो सर ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या वर्ड यूज हो गया? पेनिट्रेशन पावर, या फिर इसको पेनिट्रेशन पावर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स भी। ठीक है। अब देखो पेनिट्रेशन पावर से मतलब क्या है, अब ये बताओ, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा हमारे, हम लोगों ने कौन कौन सी सबसेल पढ़ी है? एस सबसेल पढ़ी है, पी सबसेल पढ़ी है, डी सबसेल पढ़ी है, एफ सबसेल पढ़ी है ना? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पी एस सबसेल के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, पी सबसेल के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों। बिल्कुल होते हैं। ओके, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक में होता है वो कौन सा होता है? देखो सोचो, मान लो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में कौन सा सबसेल होता है? एस सबसेल, राइट? उससे थोड़ा दूर कौन सा सबसेल होता है? पी सबसेल। फिर थोड़ा दूर कौन सा होता है? डी सबसेल। फिर थोड़ा दूर एफ सबसेल, राइट? तो एस सबसेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज्यादा न्यूक्लियस के पास में है। एस सबसेल के न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, ज्यादा पास में है तो तुम्हारे पास उसका न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन होगा, होगा कि नहीं? मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर एस सबसेल में प्रेजेंट है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा पी सबसेल के लिए, अगर तुम्हारा पी सबसेल में है तो पी सबसेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है,
न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो उससे निकालना इलेक्ट्रॉन आसान होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा मतलब आपका आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा कम होगा। बराबर है कि नहीं? बोलो। तो सबसे ज्यादा एनर्जी अगर कौन से एस अगर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसमें। बराबर है? बोलो। तो फिर तुम्हारे पास पी सब सेल के अगर ऑर्बिटल्स हैं, पी के ऑर्बिटल्स, देन डी, देन एफ। समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा। यही होता है आपका पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन मतलब यहां पर न्यूक्लियस के ज्यादा पास में कौन है। श्योर? तो लिखें इसके बारे में। बोलो बच्चों। ओके, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स समझ में आए कि नहीं? श्योर ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, सबको मेरा वॉइस क्लियर है? किसी को वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? गुड। चलिए देखिए अब। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर। तो लिखो, इन एनी एटम, इन एनी एटम, s orbital, s orbital, s orbital is nearer, is क्या? nearer to nucleus, is nearer to nucleus in comparison to, in comparison, इन कंपैरिजन टू आपके पास p, d एंड f ऑर्बिटल्स। बराबर है कि नहीं? जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है आपके पास? इन ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा नजदीक होता है कि नहीं? मतलब तुम्हारे पास, तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर greater energy will be required, therefore greater energy will be required, will be required to remove electron। हाँ या ना? क्या? तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। बराबर है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो आपके पास अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन पोटेंशियल का, या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों एक ही वर्ड है। तो तुम्हारे S का ज्यादा होगा, फिर P, फिर D, फिर F। यही तो है आपका पेनिट्रेशन पावर। इसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो हम बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होती है आपके पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पेनिट्रेशन पावर के। ओके, बस यही है तुम्हारे पास वो फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। नोटेड? ओके। तो बिल्कुल जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसका कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको? होता क्या है आयनाइजेशन एनर्जी? ओके, गुड। चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट लिखो, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी
इन पीरियोडिक टेबल। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करता है उस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक, पीरियड जैसे हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात किया था कि नहीं, कि भैया एटॉमिक रेडियस लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है, टॉप से बॉटम आते हैं तो इंक्रीज करता है। उसके हमने कई ट्रेंड्स देखे थे क्या, है ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अभी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए भी हमको ट्रेंड्स देखने हैं कि कैसे वेरी करता है ये सब, कौन से वो सब फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये अफेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, सबसे पहला कि लेफ्ट से राइट जाने पर, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, some students are saying that it will increase, okay, as radius is decreased, okay, increase, good, good। तो लेफ्ट से राइट जाने पर तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, रेगुलर तुम्हारे पास जनरली इंक्रीज करता है विथ फ्यू ब्रेक्स। तुम्हारे पास ये लिख लो सबसे पहले कि तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली increases on going from, या फिर on moving from what, on going from left to right, from left to राइट इन ए पीरियड, किसी पीरियड के अंदर ही हम बात करते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब किसी एक पीरियड में, इन ए पीरियड। रीजन क्या है, बिकॉज व्हाट, एक तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, एंड साथ में आपका एटॉमिक साइज भी डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करें आपके फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स की, फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हीलियम और हाइड्रोजन में किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, जल्दी लिखो कमलेश। ओके, चलिए अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, हीलियम का। बिल्कुल सही है, ये आपके किसका ऑर्डर है, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ओके, मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यही होते हैं। इनमें हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का, वो क्या होना चाहिए, हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होना चाहिए तुम्हारा, कि भैया नियॉन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, और फिर लिथियम का। ये हमारा क्या है आपका, ये क्या है आपका एक्सपेक्टेड
ऑर्डर है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। सर ये एक्सपेक्टेड क्यों है बेटा, केवल एक फैक्टर, हमने देखो 5 फैक्टर्स देखे थे, क्या देखे थे, 5 फैक्टर देखे थे तुम्हारे पास जो अफेक्ट कर रहे थे। तो जैसे देखो लिथियम का जो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s1। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है 1s2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2। इसका क्या होता है 2s2 2p1। फिर कार्बन का 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 2s2 2p3। क्या नाइट्रोजन का क्या होता है 2s2 2p3, राइट, बोलो। देन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2s2 2p4। सबका मैं वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, है ना। फिर फ्लोरीन का क्या होता है 2s2 2p5। नियोन का क्या होता है 2s2 2p6। बराबर है कि नहीं, बोलो। यहां तक किसी को कोई डाउट है, हाउ रेडियस ऑफ नोबल गैसेज अफेक्टेड। बेटा रेडियस से नहीं, अब देखो इसलिए मैंने बोला ना, इसका नोबल गैसेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुल्ली फिल्ड होता है, जो कि हाईली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझे विश्वजीत, केवल एक फैक्टर नहीं होते ना। अब देखिए सबसे ज्यादा हमको जो साइज देखने को अब देखो यहां पर हमारा जो नॉर्मल ऑर्डर है वो देखने को यही मिलना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। लेकिन आप एक दो जगह अगर ध्यान से देखें, भैया जब मैं ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p4, हाँ है ना। और जब मैं नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर में दोनों में किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नाइट्रोजन का। कैसे पता चला, कैसे पता चला, हाफ फील्ड। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब नाइट्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, होगा कि नहीं, नाइट्रोजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, ये बात मानते हैं। फैक्टर्स में हमने पढ़ा कि नहीं अभी, क्या ये सब बात, ये सब लोग आप मेरे बात से एग्री करते हो कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल। ओके धन्यवाद, थैंक यू। ओके नाउ ऐसे ही सेम टू सेम बताइए, बेरिलियम और बोरॉन, इसमें बताइए किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है भैया, बेरिलियम और बोरॉन में किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। बच्चे टाइप कर रहे हैं बेरिलियम, गुड। कैसे पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता चला कि बेरिलियम का फुल्ली फील्ड है, देखो 2s2 है ना, क्या है 2s2 फुल्ली फील्ड है। मतलब फुल्ली फील्ड है तो तुम्हारे पास उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो तुम्हारे पास
उसको अंदर से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो हमको जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो क्या देखता है कि नियोन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन का, और फिर जो ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो नाइट्रोजन जंप करके आगे आता है। मतलब नाइट्रोजन में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ओके, देन आपके पास कार्बन। फिर जब बोरोन की बात आती है तो बोरोन और बेरिलियम के अंदर, के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, तो उसके बाद ऑर्डर में कौन आता है, बेरिलियम, फिर आपका बोरॉन, और सबसे लास्ट में कौन, लिथियम। बोलो, प्लीज रिपीट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल रिपीट करूंगा बेटा, देखिए ध्यान से। मैंने क्या बोला कि बेटा नाइट्रोजन जो है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो P3, हाँ कि नहीं, क्या P3 है तुम्हारे पास, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसमें, नाइट्रोजन में। और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2p4। तो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फील्ड है, और नाइट्रोजन में ऑलरेडी हाफ फील्ड है। तो बताओ किसके अंदर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम बताओ, ये बताओ। सुनो फिर से, हाँ रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। चलो मैं एक दूसरी स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे देखो भैया, ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p4। मैंने इसमें इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, क्या मैंने इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उसके लिए एनर्जी देना पड़ा। और तो अब ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 2s2 2p3। क्या ये चीज सबको समझ में आई, 2s2 2p3, है कि नहीं। ओके, मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3 पहले से है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p2। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है आपका, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बाकी के कंपैरिजन में। मतलब 2s2 2p2 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा स्टेबल है, आपका ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही तो देखो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है। तो क्या वो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अगर पहले से ज्यादा हो रहा है स्टेबल तो वो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। सोच के देखो, ऐसे एक ऐसे भी सोचने का तरीका है कि भैया तुम्हारे पास ऑक्सीजन से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बड़े आसानी से देगा ऑक्सीजन, फिर देगा कि नहीं देगा। और नाइट्रोजन का पहले से स्टेबल है, बाद में अनस्टेबल हो रहा है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब वहां पर तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कि ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। तो देखो यहां पर वही तो केस है यहाँ पे सेम, कि भैया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्टेबल है
और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ऑर्डर समझ में आया। तो हमको लेफ्ट से राइट जाने में जनरली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। जो ब्रेक हमको देखने को मिलता है, जो ब्रेक हमको देखने को मिलता है वो कहां पे मिलता है? आपके ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। ग्रुप 15 जंप करके आगे आ जाता है। सिमिलरली ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 में बेरिलियम वाले जंप करके बोरॉन के आगे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट का ऑर्डर। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला हमने सबके अंदर से, तो ये आपका कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। सबको समझ में आया? बिल्कुल अभिषेक, उसकी बात भी करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ओके, सबको चमका? सबको चमका? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। कहां स्लाइड पूरा सफेद खाली हो गया? आपका स्लाइड उड़ गया आयनाइजेशन एनर्जी का। चलो कोई बात नहीं। चलिए अब हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करें। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करिए हमने, अब थर्ड पीरियड के लिए बात करते हैं। भैया थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कौन बताएगा? आपके पास सोडियम होते हैं, होता है क्या? ओके, मैग्नीशियम होता है, फिर आपका एल्यूमिनियम होता है, फिर आपका सिलिकॉन होता है, फिर आपका फॉस्फोरस होता है, फिर सल्फर होता है, फिर क्लोरीन होता है, और फिर आर्गन होता है। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? इको हो रहा है क्या? इको हो रहा है क्या? ओके, ओके, सब लोग सॉल्व करो। विश्वजीत ने ऑर्डर दिया है कि आर्गन का, फिर बोल रहा है क्लोरीन, फिर बोलता है फॉस्फोरस, फिर बोलता है सल्फर, फिर बोलता है सिलिकॉन, फिर बोलता है मैग्नीशियम, फिर बोलता है एल्यूमिनियम, और फिर बोलता है सोडियम। बिल्कुल सही बोलता है जो बोलता है। चलिए नेक्स्ट, देखो सर्वेश जी ने भी सेम ही ऑर्डर दिया है, तो ये भी सही दिया है। कमलेश जी अभी को हो रहा है क्या? नेहा ढोक, आपका ऑर्डर भी सही है। ओके, तो आई होप काफी लोगों को कुछ चमक गया होगा, कुछ तो चमका होगा। 2-5% तो समझ में आया होगा। स्क्रीन इज पोज्ड, पोज दिखा रहा है स्क्रीन? नो,
फिर कहिए, फिर क्यों बोल रहे हो भैया? किसकी स्क्रीन पॉज हो गई? बेटा कमलेश जी, आपके जो है नेटवर्क का लगता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बच्चों ने आंसर दिया। अब कोई ऐसा भी है जिसको ये सब चमक ही नहीं रहा सर, सोल्व कैसे करना है, कैसे निकालें, हमको कुछ नहीं पता। ऐसा भी कोई है क्या जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? तो बता दो भैया। सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बता दो फिर, अभी टेंशन ना लो, बता देंगे हम। हाँ, ओंकार कोई तो आया। हाँ तो ऐसे बोला करो भैया, क्या रिपीट करना है बताइए। और कौन है जिसको नहीं समझ में आया? ऑर्डर, ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। और भी कोई है? अरे धीरे धीरे, मेरे को पता है बहुत अच्छे निकल कर आएंगे ऐसे, आई नो। अरे बोलो। तो मतलब बाकी लोगों को सबको पता है, तो मैं फिर किससे पूछूं? फिर मैं पूछूं किससे? बाकी सबको आता है, सबने ऑर्डर निकाला? क्योंकि ऑर्डर तो 4-5 बच्चों ने ही निकाला है, बाकी सब तो क्लास में शांति से बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो ध्यान से। बेटा सबसे पहले ये बताइए, थर्ड पीरियड में आपके ये एलिमेंट्स हैं, ओके। थर्ड पीरियड में इसके सोडियम का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियॉन 3s2। अब मैं केवल आउटर मोस्ट का लिख रहा हूं, इसका होता है 3s2 3p1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p6। राइट, ओके। अब हमने जो ट्रेंड बात की, वो क्या बात की ओंकार? केवल आप जवाब देंगे। आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका इंक्रीज करता है। ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर है कि नहीं? ये क्या है आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, राइट? बोलो ओंकार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, फास्फोरस और सल्फर में अगर मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ध्यान से देखो, फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है आपका? 3s2 3p3। कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? 3s2 3p। और जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p4। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपके पास? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने जो रूल लिखा है वही है,
तो इसकी वजह से फॉस्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ओके, कंपेरिजन टू सल्फर। ओके, देन अगला जो हमारे पास जो ट्रेंड में बदलाव देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, वो कहा, मैग्नीशियम मतलब सेकंड ग्रुप के और 13th ग्रुप के एलिमेंट्स में, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के केस में। ठीक, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर ये बताइए मेरे को किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? ओंकार, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है? ओंकार, Mg का कैसे डिसाइड किया आपने? कैसे डिसाइड किया? टेल मी फास्ट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बेटा, मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3s2 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और एल्यूमिनियम के अंदर तुम्हारे पास अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो रूल्स मैंने लिखवाए थे उसमें देखो, आपके पास फोर्थ जो रूल था फैक्टर्स अफेक्टिंग में, वो रूल था आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अपने रूल्स देखिए, उसमें पीछे में जस्ट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। वही तो है यहां पर। ये क्या है तुम्हारे पास? फुल्ली फिल्ड है, बराबर है। तो इसका भी यहां पर हमको एक जंप देखने को मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी में। और ऐसे ही तो तुम्हारे पास जो एक्चुअल ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या होगा? आर्गन, फिर क्लोरीन, और उसके बाद सल्फर होना चाहिए था, लेकिन फास्फोरस का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो आपका आगे जंप कर जाता है। फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, फिर आपके पास मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर लास्ट में कौन? आपके पास सोडियम। ये है आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर। ये क्या है आपके पास? IE1 का ऑर्डर है, ओके। तो सबको चमका? Cl क्यों नहीं आया आगे? बेटा Cl जो है, मेरे को ये बताओ, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p5 है। और भैया आर्गन जो है उसका फुल्ली फिल्ड है, 3s2 3p6 है। आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 3s2 3p6 है, वो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, समझे क्या? बोलो। चलिए, ये तो हमने निकाला किसका ऑर्डर? आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी 1 का ऑर्डर। अब एक काम करिए, मैं आपको एक चीज देता हूं, आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालिए। आप क्या करिए? IE2 का ऑर्डर निकालिए। आयनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 2 उसका ऑर्डर निकालिए। थोड़ा दिमाग लगाइए, ओके।
कोशिश करिए खुद से, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। खुद से कोशिश करिए। लेट्स सी हाउ मैनी ऑफ यू करेक्ट इट। कितने लोग अपना दिमाग लगाते हैं खुद का? नियॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर बोलना है इनका नाइट्रोजन, देन बोरॉन, देन बोला कार्बन, देन बेरिलियम एंड देन लिथियम। ओके, गुड, लेकिन गलत है। किसी तरह नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो। बेटा बोरोन को तो गायब ही कर दे रहे हो। गलत है। आर्या, आपने क्या किया? नहीं, सब लोगों का गलत है, किसी का सही नहीं है, किसी का सही नहीं है। बाकी लोग, एक मिनट, कुछ तो इंटरेस्टिंग नजर आया मुझे। किसी ने, बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ध्यान रखना। गलत है, सबका गलत है, अभी तक किसी का भी सही नहीं आया। सूरज गलत, विश्वजीत गलत, गलत, नेहा गलत, श्रावणी गलत, ओंकार गलत, कमलेश गलत। देख लेते हैं कितने लोग अब सही करते हैं। अपना दिमाग भी लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए भाइयों और बहनों। अहंकार का आपसे गलत। मैं बताऊं क्या?
मानसी लांखे, गलत है, गलत। बिल्कुल मुझे ही बताना पड़ेगा, लग रहा है मेरे को। चलिए लास्ट 1 मिनट और देता हूं आप लोगों को। कृष्णाई गलत है, किसी का सही नहीं है, बताऊं क्या? सब लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, बस 1-2 लोग बोल रहे हैं बताओ। मैं नहीं बताऊंगा ऐसे, सब लोग बोलोगे तो बताऊंगा वरना नहीं बताऊंगा। अरे रे 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 रे, कुछ तो आदित्य डोसी सही है, आदित्य डोसी सही है। आदित्य, एक बच्चे का सही आया, गुड। चलिए अब आदित्य, अब अपना एक काम करिए, माइक ऑन करिए। आदित्य अब अपना माइक ऑन करो। अब मेरे को बताओ आप कैसे। मैं टीवी पे देख रहा हूं बेटा, तुमने गजब आदमी हो। हाँ तो एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन कर दो कैसे किया आपने, या कहीं से गूगल किया या फिर क्या कहीं से आपने, आप इस आंसर तक कैसे पहुंचे जल्दी। गूगल, कोई बुक, कैसे पहुंचे इस आंसर पे? क्योंकि मुझे पता है 99.9999% इस बुक सीधा बच्चे गलत हमेशा आंसर देते हैं इसका। मैंने ये अभी तक बुक पे से, हाँ देखो, बहुत बदमाश बच्चे हैं भाई। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ही मेरे को ये बताइए बेटा, लिथियम है, ध्यान से सुनना आप सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s1। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका देखा ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। यहां पर होता है 2s2 2p2। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। यहां पे होता है 2s2 2p5। यहां पर होता है 2s2 2p6। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये तो आपको पता ही है, राइट? सबको पता है ना? अब देखिए, नहीं पता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है तुमको? क्या बात कर रहे हो? हाँ अच्छा, नो डाउट, ओके। हाँ, हमको डरा दिए, अभी हार्ट अटैक आ जाता है मेरे को। देखो, अब हम बात किसकी कर रहे हैं? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, IE2 की। तो एक काम करेंगे, IE2 निकालना है, कर निकालना है, इसका मतलब क्या? आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो। क्या? आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हो, राइट? मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये Li+ हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा, बेरिलियम प्लस हो जाएगा, ये आपका बोरॉन प्लस, ये आपका कार्बन प्लस, ये आपका नाइट्रोजन प्लस, ये आपका ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा, ये आपका F प्लस हो जाएगा, एक नियोन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका है लिथियम का 1s2, बेरिलियम का क्या है 1s2 2s1, बोरॉन का क्या है 2s2, कार्बन का क्या है 2s2 2p1, नाइट्रोजन का क्या है 2s2 2p2। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक। ऑक्सीजन का क्या है 2p3, इसका 2p4 और इसका हो गया 2p5, ठीक। हमारे पास जो ऑर्डर आना चाहिए भैया वो क्या आना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है कि नहीं? हमारे पास ऑर्डर उसी के हिसाब से आना चाहिए। बोलो, इस किसी को यहां तक का कोई कष्ट, यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट है? पक्का ना? गुड। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हमारा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए कि देखो भैया, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट से राइट जाते हैं, सब तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, तो नियोन का आपको आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, राइट। हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए नियोन का। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन का क्या है, अभी ध्यान से देखो फिर से, नियोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। फिर मैं आया फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ऊपर, इस पे तो देखा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अभी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं? क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से ज्यादा होगा, तो वो जंप करेगा। ये क्या करेगा? जंप करेगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए गया तब, फिर मैं नाइट्रोजन पे आया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कार्बन तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्बन और बोरॉन में देखो, बोरॉन जो प्लस बना इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये जो मैंने दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाए, ऑक्सीजन और बोरॉन, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आया कि भैया जो बोरॉन है और कार्बन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में है? बोरॉन में है कि नहीं? तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन के अंदर भी अब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के आगे कूद के जाएगा। बोलो, तो मतलब बोरॉन का कार्बन से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा सेकंड, और ऑक्सीजन का फ्लोरीन से। ये चीज समझ में आया क्या सबको? बोलो बेटा, ये चीज समझा सबको? उसके बाद मैं आगे बढ़ू। टेल मी फास्ट, टेल मी जल्दी। गुड। चलो, अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्या? ट्रेलर, अभी ये तो ट्रेलर था। अभी ये गुरु की ये क्या है?
गुरुजी सर, गुरुजी। अच्छा, क्या हो गया बोलो। अब देखो, अब ट्रेलर तो अभी समझा। हुआ। हाँ ओके। अब जो है तुम्हारे पास सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो कहां पर है, वो आपका लिथियम में है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब लिथियम के अंदर है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिथियम का तो आउटर मोस्ट सेल चेंज हो गया। क्या हो गया, n=1। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, n=1 से। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, आपका नोबल गैस हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। हो गया कि नहीं, किसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हीलियम के जैसा। मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सबको दिखाई दिया क्या, बोलो। दिखाई दिया सबको, ओके। अगर ये दिखाई दे गया हो तो फिर अगर नोबल गैस का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और अब इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट सेल से निकल रहा है, तो क्या उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, क्या उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। होना चाहिए। मतलब सेकंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्वेश्चन पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं सारा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। अभी तक मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ठीक। क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मैंने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ओके। अब मैंने उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी चालू की। मेरे पास सबसे पहले आया कहां पर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। भैया ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है और उसकी वजह से ये जंप करके कहां पे जाएगा, आपका फ्लोरीन के, फ्लोरीन से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सिमिलरली और कहां पे पंगा फंसा, और पंगा हमारा फंसा बोरोन के केस में। भैया जो बोरोन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, तुम्हारा फील्ड, क्या ये फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पे जाके हमारा पंगा फंसा। तो बोरोन का भी मतलब, बोरोन के लिए भी यहां पर दूसरी बार इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर लेकिन अब जाकर के सबसे बड़ा पंगा तो अभी जाकर के फंसा कि भैया जो लिथियम के लिए जब गए तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसा हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नोबल गैस के जैसा, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और प्रीवियस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपका वैलेंस सेल ही चेंज हो गई, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। पहले सबके अंदर देखो n=2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। भैया लिथियम में जब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने गए तो वहां तो n=1 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि n=1 न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को खींचने में, निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। चमका कि नहीं, बोलो। तो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वो किसकी होनी चाहिए, सेकंड लिथियम की, फिर नियोन। अब उसके बाद पंगा फंसा किसमें, ऑक्सीजन फ्लोरीन में, तो ऑक्सीजन का, फिर भैया आपका फ्लोरीन, फिर आपके पास नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के बाद कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आपके पास कौन, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद फिर पंगा फंसा, तो कहां फंसा, पंगा फंसा बोरोन कार्बन में। देखा बोरोन का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। बोलो। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के टाइम पर लिथियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम था, सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड थी। और जब बात की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, जैसे ही पहुंचे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पे, उसको तो सबसे ज्यादा क्या हो गया,
एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई, बराबर है कि नहीं? मतलब उसने तो अपना पूरा भेस ही बदल लिया। समझे कि नहीं? बोलो। तो ये ऑर्डर सबको समझ में आया। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ये क्या है? ये आपके लिए इन एलिमेंट्स के लिए IE2 का ऑर्डर है। क्या है? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। समझा क्या? बोलो जल्दी, टेल मी फास्ट। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर एक पॉइंट लिखेंगे। हरि राम 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 हरि हरि। सबको ऑर्डर समझ में आया क्या? भैया बता दो। हाँ चलिए, तो नोट हो गया। तो अब एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट लिख लो, ग्रेटेस्ट जंप, या फिर हम सॉरी ग्रेटेस्ट क्यों बोले, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जंप इन सेकेंड ionization energy is in alkali metals, is in alkali metals। भैया लिथियम एल्कली मेटल्स में ही है कि नहीं? वो किस में है? लार्जेस्ट जंप जो है वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में, वो किस में देखने को मिलेगा? एल्कली मेटल्स में। क्यों? बिकॉज because they because they acquire because they acquire noble gas electronic configuration, because they acquire noble gas configuration after loss of one इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? अब आपके लिए होमवर्क क्या है ये सुनो। अब आपका होमवर्क, तो भैया अब आपको थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं मतलब सोडियम से लेकर के आर्गन तक, क्या सोडियम से आर्गन तक, उनके केस में अब आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना। ओके, निकाल सकते हैं ना कि नहीं निकाल सकते? गुड। अब मैं एक स्टेटमेंट यहां पर और लिखवा दूं। अब ये आप बताइए, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर एक आपसे पूछता हूं स्टेटमेंट, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा जंप किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये तो अभी मैंने सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा गैप किसको, जंप किसको देखने को मिलेगा? मानसी, तृप्ति, सेकेंड ग्रुप। ओहो आर्या, मैंने बोला थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए किसके अंदर देखने को मिलेगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा गैप?
वो आपको देखने को मिलेगा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाओगे तो आपके जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो क्या कर लेंगे, वो आपके स्टेबल नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेंगे। सर आपके सवाल बहुत टफ क्यों जा रहे हैं बेटा? क्योंकि जेई है ही थोड़ा, भैया जेई है, दिस इज व्हाट जेई, कंसेप्ट बस उतना ही है, एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा टफ है। तो ऐसे इसीलिए तो मैं ये पूरा बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग खुले आपका। क्यों दिमाग नहीं खुल रहा है क्या? देखो कंसेप्ट तो मैंने जो जितना बताया बस उतना ही है। बोलो कंसेप्ट में अभी तक कोई चेंज आया क्या? कंसेप्ट तो उतना ही है, बस अब अप्लाई कैसे करना है, सॉल्व उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं, बस ये है। चलिए तो लिखो, ये पॉइंट भी लिख लो। क्या नहीं अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं अच्छा लग रहा तो क्या करें? डांस करें क्या कि गाना गाएं? हाँ भैया क्या कर सकते हैं। अच्छा ओके 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 ओके, चलिए तो देखिए, तो ये पॉइंट भी लिख लो। लार्जेस्ट जंप, लार्जेस्ट जंप in third ionization energy is in third ionization energy is in alkaline, is in alkaline earth metals, is in alkaline earth metals। ऐसा क्यों? because they acquire what? Noble gas electronic configuration. Because they acquire noble gas configuration after loss of 2 electrons, after loss of 2 electrons। ओके सब लोग नोट करो जल्दी से। क्या हुआ? तो 5 मिनट में, चलो ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इज इट करेक्ट? बेरिलियम फिर अगली क्लास में बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगा लो और ठीक। ओके नेहा, अगली क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सोचो इसके ऊपर। सर संडे के पेपर का आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन बताने वाले थे आप, तो अभी हाँ बिल्कुल बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट होने दो, उसके ऊपर क्वेश्चन, अभी कंसेप्ट ही सीख रहे हैं, अभी कंसेप्ट ही सीख रहे हैं, क्वेश्चन करवाएंगे। सर आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्ट नहीं लग रहा है, मतलब लार्जेस्ट जस्ट इन सेकंड आई, मतलब फिर से बोलो। करेक्टली साउंड नहीं कर रहा है सेंटेंस पहला वाला। लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोल दे? जस्ट वर्ड। अच्छा ओके, अच्छा जंप, अच्छा जंप लिखना चाहिए था। अच्छा ये जंप है, जस्ट नहीं है, जंप है, लार्जेस्ट जंप। ओके क्या है तुम लोग भी,
बिल्कुल बच्चों वाले। चलो ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। किसी को और कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछो। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैज मोर दैट इज देन पार्शियली। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो कि फुल्ली फिल्ड जो है तुम्हारे पास ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं देन पार्शियली? ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा भैया। देखिए ध्यान से, फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर आपको जो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा होती है फुल्ली फील्ड में। तुम्हारे पास जो एक्सचेंज एनर्जी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी देखने को मिलेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। समझे? उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और ये आपने वहां पर पढ़ा है क्वांटम नंबर्स के अंदर। ओके, चलिए गुड नाइट। ओके बेटा, एक दूसरे का जो स्पिन है वो भी कैंसिल हो रहा है ना। एक बार आप क्वांटम नंबर्स के नोट्स थोड़ा रिवाइज करिए, आपको पता चल जाएगा वहां पर। ओके ओंकार, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट मिस कर रहे हैं, आप उसको क्वांटम नंबर से एक बार रिवाइज करिए, उसके अंदर मिल जाएगा आपको कि एक्सचेंज एनर्जी वाला जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है। ओके चलिए, तो हम लोग क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके देन हम लोग क्लास एंड कर देते हैं।